हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे, टक्कर पढ़ चुके, कंप्लीट हो गई टक्कर। इसके बाद है न्यूट्रॉन का मंदन, वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं एक क्लास आपकी टक्कर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। तो जो पहला क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बम है जिसका वेग 40 आई कैप, 50 जे कैप और -25 के कैप मीटर पर सेकंड है और फटकर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो जब ये बम फटता है, इसका मतलब है कि इसके आंतरिक बलों के कारण फटता है, ना कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। आगे पढ़िए। यदि टुकड़ों के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, यानी तो बराबर टुकड़ों में नहीं टूटते, ये एक छोटा और एक बड़ा टूटता है, तथा छोटा टुकड़ा 200 आई कैप प्लस 70 जे कैप -15 के कैप मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। तो बड़े टुकड़े का वेग ज्ञात करना है। तो बड़े टुकड़े का वेग ज्ञात करना है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन टुकड़ों के वेग क्या होंगे? तो एक तो क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान केंद्र तंत्र में वेग पूछे, और दूसरा पूछा है बड़े टुकड़े का वेग। तो देखिए, पहले हमें क्या दिया है वो लिखते हैं, फिर इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले में दिया था द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र का वेग। देखिए, जो बम जा रहा है, जो बम जाएगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, गोले का द्रव्यमान केंद्र इसके सेंटर में, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? इसके सेंटर में होगा। तो जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र भी इसी इसी स्थिति से जाएगा जिस स्थिति से बम जा रहा है, यानी इस वेग से जाएगा जिस वेग से बम जा रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा VCM, कितना होगा? 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप -25 के कैप। ये हो गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि टुकड़ों का अनुपात। तो m1 कण का वेग, m1 कण का द्रव्यमान, m1 कण का द्रव्यमान क्या होगा? यदि बम का द्रव्यमान m हो तो m1 का कितना होगा? 1/5 m। यानी 5 टुकड़े करें हम उस बम के, तो 4 टुकड़े के बराबर द्रव्यमान तो दूसरे वाले का है और एक टुकड़े का द्रव्यमान पहले के बराबर है, तो m/5। तो m2 का द्रव्यमान, ये m1 का है, m2 का द्रव्यमान क्या होगा? 4/5 m, कैपिटल M। यानी कैपिटल M क्या है? हम लिख सकते हैं कैपिटल M क्या है? बम का द्रव्यमान। यह है बम का द्रव्यमान। और क्या दे रखा है? और दे रखा है हमें छोटे टुकड़े, यानी m1 का वेग, m1 कण का वेग, m1 कण का वेग कितना? V1 200 आई कैप प्लस 70 जे कैप -15 के कैप। और पूछा क्या है? m2 का वेग, ये V1 है, हमें क्या पूछा है? V2। देखिए, ये तो हमें दिया है, ये हमें लिखना है। इसके बाद पूछा है V2। तो V2 किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें कोई बाह्य बल नहीं लग रहा। जब इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, इसका मतलब है इसमें संवेग संरक्षण नियम लगेगा, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो हम लिख सकते हैं संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से हम क्या लिख सकते हैं? m द्रव्यमान था जिसका वेग v था, वो एक m1 में टूट गया जिसका वेग v1 है, और एक m2 में टूट गया जिसका वेग v2 है। अब देखिए, m क्या है? m तो m है, बम का द्रव्यमान, गुणा v क्या है? बम का वेग, वो ये है 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप और 25 के कैप बराबर m1 क्या है? m1 है m/5, m1 है m/5। तो m/5 और इसका वेग दे रखा है ये 200 आई कैप प्लस 70 जे कैप और 15 के कैप प्लस m2, m2 क्या है?
4/5 m और कण का वेग v2 हमें नहीं पता। देखिए m से m कैंसिल, 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 i कैप प्लस 25 250 जे कैप और इसको करेंगे तो 25 पंजे 125 के कैप। इस साइड हो जाएगा 200 आई कैप 70 जे कैप और 15 के कैप प्लस 4, ये m कैंसिल नहीं हुआ, 4 कैंसिल हुए, m कैंसिल हुए 4v2, ये होगा मान। अब देखिए 200 आई कैप से 200 आई कैप कैंसिल, इधर बचेगा 250 जे कैप माइनस 70 जे कैप प्लस माइनस 125 के कैप, उस साइड का आएगा 15, ये हो जाएगा 15 के कैप इजिकल टू 4v2। तो इसका मान देखिए क्या होगा, 0 और 7 गया तो 18 जे कैप और ये देखिए ये बचेगा 0 1 और 1 के कैप इक्वल टू 4v2। तो v2 देखिए क्या आ गया 180/4 जे कैप और 110/4 के कैप। इनके मान क्या होंगे, इनके मान होंगे 4 चौक 16 और 4 पंजो 20 जे कैप, ये होगा 4 यानी 8 और बच जाएगा 3 30 तो 7 चौक 28 पॉइंट बचेगा 2 20 के कैप। ये वेग आया है, ये है द्रव्यमान कण m2 का वेग। अब हमें निकालने हैं द्रव्यमान केंद्र निरदेश तंत्र में वेग। अब निकालेंगे वेग द्रव्यमान केंद्र निरदेश तंत्र में, तो ये वेग आ गया v2। तो देखिए जो द्रव्यमान केंद्र निरदेश तंत्र है उसमें जो ये बम था, इसका जो द्रव्यमान केंद्र था वो किसी बाह्य बल के कारण बाह्य बल कारण नहीं फटा, ये आंतरिक बल कारण फटा है। इसका मतलब जो पहले द्रव्यमान केंद्र जिस वेग से गतिशील था, टक्कर के बाद भी उसी वेग से गतिशील होगा। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग, द्रव्यमान निर्देश तंत्र वेग क्या दिया जाता था, v1 डैश बराबर होगा v1 माइनस vcm और v2 डैश बराबर होगा v2 माइनस vcm। इन दोनों की वैल्यू और निकालनी है, ये ऊपर से ले लेंगे। तो v1 डैश क्या हो जाएगा, v1 डैश होगा v1 माइनस vcm और v1 का मान है ये रहा, v1 का मान है 200 आई कैप प्लस 70 जे कैप प्लस 15 के कैप माइनस क्या है vcm का मान ये 40 आई कैप माइनस 50 जे कैप प्लस 25 के कैप। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 200 माइनस 40 160 आई कैप, 70 माइनस 50 20 जे कैप और ये माइनस 15 और ये प्लस 25 तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 के कैप। ये आ गया द्रव्यमान के तंत्र में v1 का वेग। अब निकालेंगे v2 का वेग और v2 का वेग आएगा v2 डैश बराबर v2 माइनस vcm। v2 का मान क्या आया था, 45 जे कैप 45 जे कैप माइनस 27.5 के कैप, घटेगा क्या 40 आई कैप 50 जे कैप और 25 के कैप। देखिए 45 माइनस ये तो जे है और ये आई है, तो ये होगा माइनस 40 आई कैप। जे की वैल्यू देखिए ये 50 से 45 तो ये बचेगा माइनस का 5 जे कैप और लास्ट की वैल्यू देखिए ये के कैप, तो यहां से बचेगा माइनस 2.5
के कैप। तो ये दो जो वैल्यू आई है ये है द्रव्यमान केंद्र तंत्र में जो बम फूटा था उसके पहला टुकड़े और दूसरे टुकड़े का वेग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो कणों के द्रव्यमान क्रम से 0.2 kg एंड 0.5 kg है तथा उनके वेग क्रम से 10 i कैप तथा 3 i कैप प्लस 5j मीटर पर सेकंड है। तो यदि दोनों में टक्कर होती है तथा टक्कर के पश्चात कण चिपक जाते हैं, चिपकने का मतलब है कि इसमें पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर हो रही है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला है कि द्रव्यमान केंद्र का वेग, दूसरा है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में अंतिम वेग, तीसरा है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रारंभिक व अंतिम वेग, और चौथा है अंतिम संवेग है ये अंतिम संवेग, और डी है कि टक्कर से पूर्व तथा पश्चात गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, और ई है टक्कर में गतिज ऊर्जा का कितना क्षय होता है। हमें पता है कि अप्रत्याशित टक्कर होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा का क्षय होगा, तो कितना होगा। तो देखिए पहले द्रव्यमान केंद्र का वेग, एक का सॉल्यूशन करते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग लिखेंगे हम VCM बराबर M1V1 M2V2 बटा M1 प्लस M2। तो M1 का मान 0.2 और V का मान 10 i कैप और M2 का मान 0.5 kg और V2 का मान है 3 i कैप प्लस 5 j कैप बटा M1 प्लस M2 के मान क्या होंगे 0.2 प्लस 0.7। इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा, देखिए इसमें एक पॉइंट के पीछे पॉइंट है, इसमें भी एक के पीछे है, तो पॉइंट तो हट जाएंगे, सीधे हो जाएगा 20 i कैप और ये हो जाएगा 15 i कैप और ये हो जाएगा 25 j कैप बटे 7। इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा, यह लिख रहा हूं 20 और 15 35 i कैप और 25 j कैप बटे 7। यह आ गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब देखिए प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में अंतिम वेग, तो वैसे तो आपको सीधा फॉर्मूला है कि V बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटा M1 प्लस M2 ये है, लेकिन याद भी नहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने ये पढ़ा है कि ये दो कण है, इसमें क्या दे रखा है, ये दो हैं, टक्कर करते हैं, टक्कर के पश्चात क्या होता है, ये चिपक जाते हैं। ये M1 था, ये M2 था और ये अब हो गया M1 प्लस M2। इसका वेग दे रखा है U1, मतलब इस दिशा में है, इसका वेग है U2, तो इसका वेग निकालना है V। तो यदि हम संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे तो हमें पता है कि गति टक्कर में संवेग और ऊर्जा दो ही नियम लगते हैं, तो संवेग लगाएंगे इसमें, क्या अप्रत्याशित है तो संवेग ही लगेगा। तो ये होगा M1U1 M2U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V। तो V क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। तो देखिए M1U1, ये M1 का मान 0.2, U1 का मान 10 i कैप प्लस होगा M2 का मान, और जो M2 की वैल्यू है वो है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 i कैप प्लस 5 j कैप अपॉन 0.5 प्लस 0.2। तो जो ये वैल्यू आएगी ये तो सिमिलर ही आएगी, जो कण का वेग होगा ये सिमिलर ही आएगी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि इसमें ये वेग नहीं है, इसमें ये अंतिम संवेग पूछा है। यदि वेग पूछता तो सेम ही आएगा, क्योंकि चिपक जाते हैं तो उनका जो वेग होगा वो और द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वो सेम ही होंगे, क्योंकि वो एक साथ ही चल रहे हैं। तो अब देखिए संवेग निकालते हैं, तो अंतिम संवेग क्या होगा,
अंतिम संवेग, अंतिम संवेग बाद का द्रव्यमान है m1 प्लस m2 और वेग है v। तो m1 प्लस m2 v, और इसको हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखिए m1 v1 और m2 v2 ये आएगा, m1 का मान आएगा 0.2 और ये हो जाएगा 10 i कैप, प्लस m2 का मान हो जाएगा 0.5 और इसका मान है 3 i कैप प्लस 5 j कैप। ये होगा संवेग, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये होगा 2 i कैप और ये हो जाएगा 5 या 15 डेढ़ i कैप और ये हो जाएगा 2.5 j कैप। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 i कैप, 3.5 i कैप प्लस 2.5 j कैप। ये इसका अंतिम संवेग होगा। नेक्स्ट है कि टक्कर द्रव्यमान केंद्र तंत्र में प्रारंभिक व अंतिम संवेग। तो देखिए ये जब हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है वो शून्य संवेग निर्देश तंत्र है, यानी इसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग शून्य होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं सी का आंसर, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रारंभिक व अंतिम संवेग, प्रारंभिक व अंतिम संवेग। देखिए प्रयोगशाला में अंतिम संवेग 0 नहीं आता, इसका ये आता है प्रारंभिक अंतिम संवेग शून्य होते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि टक्कर से पूर्व तथा पश्चात गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा निकालेंगे और टक्कर के बाद की ऊर्जा निकालेंगे। तो टक्कर से पूर्व आंसर है किसका, डी का। टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, पूर्व गतिज ऊर्जा। तो K1 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, यही होगी। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m1 का मान 0.2 और v1 का मान है 10 i कैप, और 10 i कैप का जब हम मोड लेंगे तो ये होगा 10 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 1/2 और m2 की वैल्यू है 0.5, m2 की वैल्यू है 0.5 और v2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए v2 की वैल्यू होगी अंडर रूट में, उसके मोड निकालेंगे तो 9 और ये 25, तो ये हो जाएगा 30 और 34, तो √34 का स्क्वायर। √34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 होगा। तो इसको हम करेंगे, ये होगा 0.1 और ये हो जाएगा 10, और इसको करेंगे तो ये होगा, देखो ये, और √34 का मान मैं यही लिख देता हूं, वो होगा 34 और ये 2 से कैंसिल होगा 2 7 और ये हो जाएगा 8.5, 17 गुना 0.5 85 और एक के पास पॉइंट है, ये हो जाएगा 18.5। ये टक्कर से पहले की ऊर्जा है। अब निकालेंगे टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर के बाद की ऊर्जा यहीं लिख देंगे, टक्कर के पश्चात क्या होगी, K2, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात K2 1/2 m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। टक्कर के पश्चात यही होगी, क्योंकि द्रव्यमान तो संयुक्त हो गया और वेग एक ही हो जाएगा दोनों का। तो देखिए K2 बराबर हो जाएगा, K2 बराबर 1/2 m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, ये और ये 0.7, ये हो गया 0.7
और जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होगी, द्रव्यमान के अंदर की वैल्यू, यानी ये, यानी इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर का मतलब है इसका मोड वैल्यू, और मोड वैल्यू का यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 35 बटा 7 तो हो गया, 7 पंच 35, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 बटे 7 का स्क्वायर का रूट, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, इस पूरे का v का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट तो हट जाएगा इसका, अब बचेगा सिर्फ ये। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 13.5, 13.8। और हमें पूछा है कि क्या अनुपात, हम अनुपात निकालेंगे तो वो आएगा K1 बटा K2 18.5 अपॉन 13.8। तो यह आ गया अनुपात। और लास्ट का पूछा कि टक्कर में गतिज ऊर्जा का क्षय कितना होता है। तो जो पहले की गतिज ऊर्जा है उसमें से अंतिम गतिज ऊर्जा का हटा देंगे तो जो जितनी ऊर्जा बचेगी उसका क्षय हो गया, नहीं तो ये टक्कर प्रत्यास्थ होती। तो का आंसर होगा टक्कर में काइनेटिक एनर्जी का क्षय। वो क्या होगा, वो देखिए, वो होगा 18.K1 माइनस K2, 18.5 माइनस 13.8। तो ये होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका 6 होगा, यानी ये होगा 4.7। 15 में 60 गया 7 पॉइंट, और ये बचेगा 16, 16 में 13 गया तो 4.7, 17 में 13 गया 4 तो 4.7 जूल। ये आ गया टक्कर में काइनेटिक एनर्जी का 6। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोट में एक बम 3 टुकड़ों में विभाजित होता है जिसके 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत गतिमान होते हैं। यदि 1 kg द्रव्यमान टुकड़े का वेग 12 मीटर पर सेकंड और 2 kg टुकड़े का वेग जो वेग है वो 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है तथा तीसरे टुकड़े का वेग 40 मीटर पर सेकंड है, तो तीसरे टुकड़ा है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एक कुछ कंडीशन इस प्रकार है कि ये कोई बम है, इसके 3 टुकड़े हो गए, एक 2 किलो का, एक 1 किलो का और एक हमें पता नहीं है, जिसके 2 टुकड़े एक तो इस साइड और एक इस साइड लंबवत है। तो यानी एक टुकड़ा जो इस साइड गया वो मान लो हमने पहला वाला टुकड़ा है 1 kg वाला, 1 kg वाला जिसका वेग क्या है, जिसका वेग है 12 आई कैप। और जो दूसरा टुकड़ा है वो इस साइड गया वो है 2 kg का और उसका वेग है कितना, 2 kg का वेग है 8, ये है 8 जे कैप। अब हमें तीसरे टुकड़े के बारे में नहीं पता, हमें वेग पता है, द्रव्यमान नहीं पता, दिशा नहीं पता। मान लो तीसरा टुकड़ा कहीं भी गया, इस साइड गया, इस साइड जाएगा तो इनका रिजल्टेंट यदि इस साइड आएगा तो ये 0 नहीं होगा। तो देखिए इसकी दिशा भी बाद में बनाते हैं, पहले आपको समझाता हूं। देखिए ये बम है, ये फटा है, तो ये आंतरिक बलों के कारण फटा है, इस पे किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि इसका अंतिम संवेग यानी टक्कर से फटने से पहले का संवेग और फटने के बाद का संवेग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए जो संवेग है, जो पहले का संवेग है वो क्या है, m का तो द्रव्यमान का ये बम था और स्थिर रखा था, हमें नहीं कहा गया कि किस वेग चल रहा है, ये नहीं स्थिर है। तो इसका जो पहले का संवेग है वो तो 0 है, लेकिन जो बाद का संवेग है, बाद का क्या है कि 3 कण टूट गए, एक P1 है, दूसरा P2 है और तीसरा P3 है। ये पहले कण का संवेग, ये दूसरे कण का संवेग और तीसरे कण का संवेग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब क्या है कि जो P1 प्लस P2 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस P3 की वैल्यू के बराबर आएगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि तीसरा कण इस साइड कहीं जा रहा है, ये इसके लंबवत Z नहीं है, ये अलग दिशा है I और J वाली। ये मान लो 40 मीटर पर सेकंड से गया था, 40 मीटर पर सेकंड से गया
और इसका वेग v, इसका वेग क्या है v। तो देखिए हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, एक बार वो लिख लेते हैं। हमें दिया है m1 1 kg, v1 12 मीटर पर सेकंड, m2 दिया है 2 kg और v2 दिया है 8 मीटर पर सेकंड, m3 दिया है नहीं दिया है, ज्ञात करना है, और v3 दिया है 40 मीटर पर सेकंड, ये दिया है। तो देखिए संवेग संरक्षण से हम क्या लिख सकते हैं, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा, पहले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग और तीसरे कण का संवेग। यह है टक्कर के बाद, बम को फूटने के बाद पहले का, दूसरे का और तीसरे का। और प्रारंभिक संवेग कितना था, 0। मैंने बताया 0 क्यों, क्योंकि स्थिर था तो उसका वेग 0, तो द्रव्यमान साथ गुणा होकर 0 गया। तो अब देखिए P1 प्लस P2 ये क्या है, वेक्टर है, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर माइनस P3। जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा मोड ऑफ P1 का स्क्वायर, P1 और P2 इंटू P3। देखिए इस मोड का मतलब है यदि ये I में है और ये G में है तो एक का स्क्वायर बी की स्क्वायर, यदि ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मान ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, तो मोड ऑफ ए निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो सिमिलरली ऐसा ही है, क्योंकि आई में ये जे में लंबवत है, तो हम निकालेंगे P3, ये आ जाएगा अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अब देखिए P1 P2 P3 क्या है, P1 है पहले कण का संवेग यानी m1 v1, m1 कितना है 1 और v1 कितना है 12, तो ये आ गया 12 क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। P2 क्या होगा, P2 होगा m2 v2, m2 का मान 2 और v2 का मान कितना है 8, ये हो गया 8, ये हो गया 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। P3 देखिए P3 की वैल्यू क्या होगी, m3 v3, m3 यानी नहीं पता, m3 तो हमें निकालनी है, और v3 पता है, v3 40, तो ये हो गया 40 m3, हमें m3 निकालना है। तो इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे समीकरण इसमें, तो देखिए P3 की वैल्यू जाएगी 40 m3 और इनकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए एक तो जाएगा 12 का स्क्वायर और एक हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 m3, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है 23 और तो ये देखिए कि ये क्या हो गया, ये 40 m3 बराबर ये कितना हो गया 0 5 0 और 2 3 और 1 4 400। तो देखिए 40 m3 रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है 20, तो ये हो गया 20, m3 की वैल्यू क्या आ गई 20/40 यानी 0.5 kg, तो m3 की वैल्यू लिख सकते हैं 0.5 kg, जो टुकड़ा टूटेगा उसका वैल्यू आएगा 0.5 kg। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो लंबवत जा रहे हैं इसका मतलब इनका स्क्वायर इस प्रकार होगा। यदि लंबवत नहीं जाते तो इसमें एक टर्म और बढ़ जाती है कि P1 P2 cos थीटा, ये भी नहीं पड़ती, गलत हो गया। फिर जो संवेग संरक्षण नियम है वो अलग अलग दिशाओं के लिए लगता, तो ये m3 की वैल्यू आ गई। तो ये थे टक्कर के क्वेश्चन, कल पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का मंदन, और उसके बाद एक परिवर्तित द्रव्यमान हो गया इसमें जो सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग। तो मिलते हैं कल, बाय।